नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चौधरी और सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक खानवा के युद्ध के बारे में, जो कि 16 मार्च 1527 को आगरा से 60 किलोमीटर पश्चिम में स्थित खानवा नामक स्थान पर मेवाड़ के महाराणा सांगा और पहले मुगल बादशाह बाबर की सेनाओं के बीच में लड़ा गया था। और इस युद्ध के परिणाम ने भारतीय इतिहास की तस्वीर को ही बदल के रख दिया। तो क्या कुछ हुआ था ऐसा इस युद्ध में, और इस युद्ध के पीछे के कारण क्या थे, और भारतीय इतिहास में इस युद्ध की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्वता है, इन सभी पहलुओं के ऊपर इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, ये युद्ध कहां पे लड़ा गया? ये था मुगल एम्पायर। जब शुरुआत में मुगल एम्पायर बना था, कैसे बना था उसकी भी बात करेंगे। और ये था मेवाड़। तो यहां पे रहते थे मेवाड़ के महाराणा सांगा, और ये था पहला मुगल बादशाह बाबर। और आप सभी जानते हैं कि बाबर के भारत में आने से पहले ये जो क्षेत्र था, ये आया करता था दिल्ली सल्तनत पीरियड का क्षेत्र। और यहाँ पे उस समय रूल हुआ करता था लोधी वंश का, और लोधी वंश का जो आखिरी राजा था इब्राहिम लोधी, इसके साथ बाबर ने 1526 में, अप्रैल 1526 में एक युद्ध लड़ा था जिसको पानीपत की पहली लड़ाई कहते हैं। और ये भी भारतीय इतिहास के लिए एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मोमेंट था, जब दिल्ली सल्तनत पीरियड का अंत हुआ था और भारत में बाबर ने काबुल से आके मुगल सल्तनत की नींव रखी थी। तो यहाँ पे ये वो हिस्टोरिकल मोमेंट हुआ। उसके बाद ये जो ग्रीन कलर का क्षेत्र दिख रहा है, जहां पे पहले लोधी वंश का राज हुआ करता था, वहां पे अब बाबर का राज हो गया। और अब बाबर अपने साम्राज्य के विस्तार की तरफ देखने लग गया। और साम्राज्य के विस्तार में सबसे बड़ा जो रोड़ा था उनके लिए, वो थे राजपूत। और राजपूत उस समय राणा सांगा की लीडरशिप में एकजुट हो रखे थे। और इन राजपूतों की सेना के बीच में और बाबर की सेना के बीच में, और राणा सांगा को उस समय अफगानी भी सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि अफगानियों को ही तो हराया था पानीपत की लड़ाई में, क्योंकि ये लोधी जो थी ये अफगानी थे। और यहाँ पे 1527 में जो है एक युद्ध होता है खानवा में, जो कि आगरा से आपको वेस्ट में दिख रहा है। ये युद्ध जो हुआ, इसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो ये युद्ध कब हुआ? 16 मार्च 1527 को। किसके बीच में हुआ? राणा सांगा की सेना, उसके साथ जो राजपूत कन्फेडरेंसी थी पूरी, उसके अलावा उनके जो अलाइज थे, अफगानी अलाइज थे, उनके साथ, और बाबर की सेना के बीच में लड़ाई हुई। और ये बहुत ही डिसिसिव बैटल था और बहुत ही बड़ा इवेंट था मेडिवल हिस्ट्री में, क्योंकि इस लड़ाई में तुमरिड की जो सेना थी, जो तैमुरिड मतलब जो तैमूर वंश का ही था, ये जो आपका बाबर है, ये तैमूर और जो चगताई डायनेस्टी हुआ करती थी पहले समय, मंगोल थे, उनका ही वंशज था। तो इसकी सेना ने पानीपत की लड़ाई जीत ली थी। पानीपत की लड़ाई जीतना उसके लिए फिर भी आसान था। हालांकि आसान कैसे बोल सकते हैं, पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी की सेना जो थी वो 1 लाख से बड़ी थी, और बाबर के पास उस समय सिर्फ 12-13 हजार की सेना थी। लेकिन उसके बावजूद भी बाबर उस लड़ाई में जीत गया था, क्योंकि उसकी जो तुगलकवा पद्धति थी, जिसकी बात मैं आगे करूंगा, उसकी वजह से वो पानीपत की लड़ाई में भी जीता और आगे खानवा की लड़ाई में भी जीतता है। लेकिन मेवाड़ जो है उस समय बहुत ताकतवर था। मेवाड़ में महाराणा सांगा ने अपने आसपास के सभी राजपूत राजाओं को एकजुट कर लिया था, और नॉर्थ इंडिया का उनको सम्राट कहा जाता था। और ये राजपूत कन्फेडेंसी थी जो राणा सांगा के अंडर थी। उन्होंने गुजरात को भी जीता था, मालवा को भी जीता था, और बैटल ऑफ धौलपुर और बैटल ऑफ खतौली में इब्राहिम लोदी को भी हराया था। तो यहाँ पे राणा सांगा जो है उत्तर भारत के सबसे ताकतवर राजा थे उस समय। अगर भारत पे किसी को राज करना है, स्पेशली उत्तर भारत पे उस समय किसी को राज करना था, तो राणा सांगा को हराना बहुत जरूरी था। और यही मिशन था बाबर का। इस मिशन में बाबर सफल तो हुआ, लेकिन यह भारतीय इतिहास के लिए एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यहाँ पे राजपूत सुपरमेसी जो है उसका अंत हो गया। राणा सांगा ने जो इस्टेब्लिश करी थी पिछले कुछ डेकेड्स में, उसका अंत हुआ, और बाबर ने अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया। और बाबर के जो आने वाले डिसेंडेंट्स थे, उनके जो वंशज थे, उन्होंने आने वाले सेंचुरीज में भारत के ऊपर रूल किया है। आप जानते हैं कि बाबर ने इस साम्राज्य की नींव रखी थी 1526 में, और 1526 के बाद सीधा जाके 1857 में मुगलों की सत्ता का अंत हुआ है, जब 1857 की क्रांति हुई और अंग्रेजों ने लास्ट मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को उसके पद से निष्कासित किया। तो ये सब चीज़ें तो हुई, ये सब चीज़ें आप जानते भी होंगे। ये तो एक ओवरव्यू था। अब हम इस युद्ध के पीछे का बैकग्राउंड जानेंगे, इसके पीछे के कारण जानेंगे, और इस युद्ध के जो मेजर इवेंट हुए हैं उनको जानेंगे। तो बाबर आप जानते हैं, जैसा कि मैंने कहा, तैमूर जो कि भारत में आया था और भारत के ऊपर अटैक किया था, बहुत ही ऐसा योद्धा था, बहुत ही मतलब क्रूर योद्धा था। दिल्ली को इसने बहुत ज़्यादा तबाह कर दिया था। सैयद डायनेस्टी इसके बाद इस्टेब्लिश हुई थी दिल्ली सल्तनत पीरियड में ही। और चंगेज़ खान का भी नाम आप दुनिया में आपने सुना होगा, दोनों की बायोग्राफी भी मैंने कवर करी है। इन दोनों का वंशज था बाबर। तैमूर जो है उसकी तरफ से इसका पिता आता था, और चंगेज़ खान की तरफ से इसकी मदर आती थी। तो दोनों के वंशज था। एक ही बहुत ही ऐसी डायनेस्टीज से बिलोंग करता था जिन्होंने अपनी लाइफ स्पैन में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती भी हैं।
तो बाबर का भी यही मिशन था कि वो अपने पूर्वजों की जो लिगेसी है उसको कंटिन्यू करे और अपने साम्राज्य का विस्तार करे। तो 1524 तक उसका यही मिशन था कि वो पंजाब वाले क्षेत्र के ऊपर अपना कंट्रोल करे, और वो काबुल से रूल कर रहा था। आप जानते हैं बाबर का इतिहास मैंने सेपरेटली भी पढ़ाया है, मुगल पीरियड जब मैं पढ़ा रहा था तो उसने किस तरह से उसका राइज हुआ, कैसे वो काबुल में आया, उसके बाद भारत कैसे आया, इन सभी चीज़ों को मैंने बताया है। उसकी मैं दोबारा भी बायोग्राफी जल्दी ही कवर करूंगा। तो 1524 तक उसका ये मिशन था, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे इवेंट हुए जिसकी वजह से बाबर का ये मिशन हो गया कि वो दिल्ली को इन्वेड कर देगा। और ये क्या इवेंट थे? एक इवेंट तो ये था कि दौलत खां, जो कि इब्राहिम लोदी का एक चाचा था, वो चाहता था कि किसी भी तरीके से इब्राहिम लोदी जो है दिल्ली के तख्त से हट जाए, और वो ऐसा नहीं चाहता था कि बाबर जो है वो दिल्ली का सुल्तान बन जाए। वो तो चाहता था कि कैसे भी बाबर की मदद से इब्राहिम लोदी को हरा दिया जाए और उसके बाद वो दिल्ली के ऊपर रूल करना स्टार्ट कर दे। लेकिन बाबर को उसने इनवाइट कर दिया और कहा कि आप दिल्ली आओ और दिल्ली आके इब्राहिम लोदी को हरा दो। इब्राहिम लोदी के जितने भी सीक्रेट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि उसको किस तरह से हराना है। और एक लेटर राणा सांगा ने भी लिखा, ये भी ध्यान रखिएगा, राणा सांगा ने बाबर को ये प्रपोज किया कि आप दिल्ली सल्तनत के ऊपर अटैक कर दीजिए। आप दिल्ली सल्तनत पे जब अटैक करोगे, इब्राहिम लोदी को जब हराओगे, तो उसी समय मैं आगरा के ऊपर अटैक कर दूंगा, और दोनों तरफ से जब अटैक होगा इब्राहिम लोदी के ऊपर तो वो इस युद्ध को इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और इब्राहिम लोदी की इस लड़ाई में हार हो जाएगी। लेकिन राणा सांगा को ये पता नहीं था कि बाबर भारत में रुक ही जाएगा और उसके बाद इन जो वादे किए हैं इनसे वो मुकर जाएगा। और दौलत खान ने भी बाबर को धोखा दिया। हालांकि दौलत खान ने ये सोचा था कि बाबर यहाँ से चला जाएगा, लेकिन उसके बाद बाबर यहाँ से गया नहीं, तो दौलत खान ने बाबर को धोखा दिया और जो सियालकोट में मुगल गैरिसन था उसके ऊपर उसने अटैक कर दिया, लाहौर वाले क्षेत्र के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया। इसके बाद मुगल आर्मी ने दौलत खान को भी एक लड़ाई में हराया लाहौर में जाके। उसके बाद इब्राहिम लोदी को पूरी तरीके से 1526 में 21 अप्रैल 1526 को जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ उसमें बाबर ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और इब्राहिम लोदी को बैटलफील्ड में ही मार दिया। तो ये भी एक कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उस सन की कौन सा दिल्ली सल्तनत का वो राजा था जो कि बैटलफील्ड में मारा गया, तो वो था इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी की मृत्यु के साथ ही और पानीपत की पहली लड़ाई के साथ ही भारत में मुगल एम्पायर की शुरुआत हो जाती है। मुगल एम्पायर की शुरुआत होने के बाद राणा सांगा ने यह सोचा था कि बाबर जो है वो भारत में दिल्ली को लूट माट करके और यहाँ से वापस चला जाएगा, जैसे तैमूर चला गया था, जैसे मंगोलियन अटैक करते थे और वापस चले जाते थे, उसी तरीके से बाबर करेगा। और इसको तो दिल्ली में क्या इंटरेस्ट है, ये तो काबुल से अपना शासन चला ही रहा है। लेकिन बाबर जो है उसका अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू था, वो चाहता था कि वो दिल्ली में रुके और दिल्ली से शासन चलाए, काबुल छोड़ के वो दिल्ली आ गया था। तो जब महाराणा सांगा ने उनसे प्रॉमिस किया था कि वो आगरा के ऊपर अटैक करेंगे, इब्राहिम लोदी के ऊपर दोहरा अटैक करेंगे, तो बाबर ने उस समय उनसे प्रॉमिस किया था महाराणा सांगा से कि वो उनको धौलपुर, बियाना, कापली, ये वाला जो क्षेत्र है जो कि इब्राहिम लोदी के साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, वो राणा सांगा को दे देंगे। लेकिन मुगल जब जीते इस लड़ाई में तो बाबर अपने प्रॉमिस से बदल गया, उसने ये सब चीज़ें देने से मना कर दिया, ये सारे क्षेत्र देने से मना कर दिया। इस चीज़ से राणा सांगा जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। तो उसके बाद एक लड़ाई होनी ही थी और वही लड़ाई जो है वो यहाँ पे होती है, जो क्षेत्र है जिसकी हम बात करें खानवा के क्षेत्र में, यहाँ लड़ाई हुई। इसके पीछे का और बैकग्राउंड देख लीजिए। तो राणा सांगा को ऐसा लगता था कि ये वापस चला जाएगा काबुल, दिल्ली नहीं रुकेगा, लेकिन बाबर का इंटेंशन था वो दिल्ली में रुक के और दिल्ली से ही साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। और भारत में जो कोई भी आया है, जो भी इन्वेडर आया है भारतीय इतिहास में, आप जानते हैं कुछ इन्वेडर्स को छोड़ दिया जाए, चाहे वो जिसने मोहम्मद गजनवी ने 17 बार अटैक किया उसका वो लूटमाट करने आया था, उसके अलावा पर्शिया से कुछ लोग अटैक करने आए थे, लेकिन ज़्यादातर लोग जो भारत में आए हैं वो भारत में ही रह गए और यहीं पे शासन करना शुरू कर दिया उन्होंने। क्योंकि भारत को उस समय आप जानते हैं पहले के समय पे सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत के पास बहुत संपदा थी और भारत में हर कोई रहना चाहता था, यहाँ का कल्चर और यहाँ के ट्रेडिशन में रहना चाहता था। तो यहाँ पे बाबर भी यहीं पर रहने लग गया और बाबर ने सोचा कि वो यहीं से रूल करेगा। तो राणा सांगा ने भी सोचा कि अब उनको एक कोलिशन फोर्सेस बनाने की ज़रूरत है और बाबर को उसको उसी के देश तक भगाने की ज़रूरत है, अफगानिस्तान तक वो उनको भगा देंगे। और राणा सांगा के बारे में आप सभी जानते हैं कि राणा सांगा वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन काल में 100 लड़ाइयाँ लड़ी थी और 100 लड़ाइयों में से 99 लड़ाइयाँ उन्होंने जीती थी, ऐसा कहा जाता है। अब एग्जैक्टली 100 लड़ाइयों के बारे में वर्णन नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने खानवा की लड़ाई से पहले जितनी लड़ाइयाँ लड़ी उन सभी लड़ाइयों में उनको जीत हासिल हुई है, चाहे वो गुजरात कैंपेन हो, चाहे वो मालवा का कैंपेन हो, चाहे लोधी वंश के खिलाफ कैंपेन्स हो, सभी में उनको जीत हासिल हुई। तो इस लड़ाई में भी उनको लगता था कि वो जीत पाएंगे, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले मेवात के जो राजा थे हसन खान मेवात फाती, इसको सपोर्ट करना शुरू किया। और ये एक मुस्लिम राजपूत लीडर था, मियो मुस्लिम क्लैन से बिलोंग करते थे और ये
उस समय बाबर के बहुत ज़्यादा कट्टर विरोधी थे। इन्होंने जो लोधी वंश के जो दूसरे लोग थे जो कि भागे हुए थे, उसको असाइलम भी दी थी, उनको जगह भी दी थी रुकने के लिए, और इन्होंने कहा था कि हम बाबर को किसी भी तरीके से भारत से भगाएंगे। और जो तुर्क हैं, बाबर आप जानते हैं कि तुर्क मुस्लिम था, और ये जो लोधी और ये थे ये अफगानी मुस्लिम थे। तो तुर्क और अफगानियों के बीच में लड़ाई चलती थी, मतभेद था, वो एक दूसरे से पावर हथियाना चाहते थे, तो तुर्क को वो यहाँ से भगाना चाहते थे। तो ये इसीलिए राणा सांगा ने भी इन अफगानियों की मदद से सोचा कि हम बाबर को हरा देंगे। उसके बाद एक राणा सिलहदी ऑफ रायसेन नाम का एक व्यक्ति था। ये बहुत ही बड़ा ऐसा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बनता है इस लड़ाई में, जिसने राणा सांगा को धोखा दिया, और इसी की वजह से इस लड़ाई में कहीं ना कहीं राणा सांगा की हार भी हुई। तो राणा सिलहदी ऑफ रायसेन जो है, इसने ये कहा कि बाबर और राणा सांगा के बीच में डील ब्रोकर बनेगा और समझौता करेगा कि जिस जिस क्षेत्र के ऊपर बाबर ने प्रॉमिस किया था कि वो राणा सांगा को दे देंगे, वो उनको दिलवाएंगे। तो राणा सांगा ने कहा कि ठीक है, जाके बात करके आओ, अगर वो मेरा जो प्रॉमिस था वो पूरा निभाते हैं तो हम लड़ाई नहीं करेंगे। तो जब बाबर के सामने ये प्रपोजल रखा गया तो बाबर ने मना कर दिया कि वो राणा सांगा की डिमांड को नहीं मानेंगे। इसीलिए राणा सांगा ने अपनी 80,000 की हिंदू फोर्सेस के साथ मिलके 1527 में बाबर के साम्राज्य की तरफ कूच कर दिया। अब बाबर जानता था, बाबर की एक बात खासियत है, बाबर चाहे कैसा भी हो, वो अच्छा रूलर था, बुरा रूलर था, वो आप अपने अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन उसको युद्ध कला में बहुत निपुण था। वो 12-13 साल की उम्र में शासक बन गया था, उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी और उसको जीवन काल में बहुत एक्सपीरियंस था। और वो आप जानते हैं कि राणा सांगा को भी बहुत एक्सपीरियंस था, लेकिन राजपूत क्या थे, बहुत बहादुर थे। वो सामने से लड़ते थे, छाती पे तीर खाने वाले लोग थे, तलवार एकदम फेस टू फेस लड़ते थे। लेकिन बाबर स्ट्रेटेजिकली चलता था। बाबर का मानना यह था कि अगर उनको हार का सामना करना पड़े तो पीठ दिखा के भी भागो तो कोई इश्यू नहीं है, उसको हर हाल में जीत चाहिए थी। वो शाम दाम दंड भेद किसी भी रास्ते तरीके से आए। राजा हसन अली ने भी साथ में राणा सांगा के साथ 20,000 की सेना को भेज दिया, तो लगभग 1 लाख की सेना हो गई राणा सांगा के कैंपेन में। और बाबर अब जानता था कि इस लड़ाई में वो हार जाएगा, इसीलिए उसने अपनी आर्मी को रिट्रीट कर लिया और पीछे खींच लिया। हुमायूं जो उसका बेटा था, उसको कहा कि जौनपुर में आओ और अपनी मुगल फोर्सेस को यहाँ पे आके इकट्ठा करो, मोबिलाइज करो। हम अभी इस युद्ध में लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, हम अभी लड़ाई में लड़े तो हम हार जाएंगे। उसके बाद उसने कोशिश करी कि राणा हसन को बाबर क्या है अपीज करे, और बाबर ने उसके एक बेटे जिसका नाम था नाहिर खान, इसको भी रिलीज कर दिया और कई सारे गिफ्ट भेजे, अरेबियन हॉर्सेस भेजे, और एक तरीके से उसको अपनी तरफ अपने खेमे में शामिल करने की कोशिश करी। राजा हसन जो है वो इस बहकावे में नहीं आया। उसने सोचा कि ये तो बाबर की हार का प्रतीक है, बाबर तो डर चुका है, उसकी वीकनेस का जेस्चर इसको समझा और उसके बाद लड़ाई में जाने के लिए तैयार कर ली। राणा सांगा का साथ राजा हसन सिंह ने नहीं छोड़ा। उसके बाद क्या होता है, आगे चल के लड़ाई होती है। 16 मार्च 1527 को ये लड़ाई होती है, जिसमें बाबर की सेना में लगभग 50,000 हॉर्समैन, फुट मस्टिकेयर्स और गन थी, ये सब लोग थे। लेकिन उसके पास एक चीज थी, क्या था, तोप गोले थे, जो कि उसके लिए सबसे बड़ा हथियार था। राणा सांगा की सेना के पास लगभग 1 लाख की सेना थी राणा सांगा की, उसमें 500 हाथी भी शामिल थे। अब इतनी बड़ी सेना थी और राजपूत सेना ज्यादा बहादुर भी हुआ करती थी। आप जानते हैं कि राजपूत सेना एक योद्धा 3 को चित कर सकता था, ऐसी उस बहादुरी के किस्से आपने सुने भी हैं और बहुत सी लड़ाइयों में उन्होंने ये साबित भी करके दिखाया है। तो ये चीज़ थी, लेकिन उसके बावजूद भी राणा सांगा क्यों हार गए इस युद्ध में और बाबर की जीत क्यों हुई, इसके ऊपर हम बात करते हैं। ये हमें युद्ध कला समझनी पड़ेगी, और जो खानवा का जो बैटल हुआ उसका ये एक मैप है, उससे आप समझिएगा। बाबर का युद्ध करने का जो तरीका था, उसमें एक पद्धति थी, एक स्ट्रेटेजी थी, जिसको कहा जाता है तुकलमा पद्धति। तुकलमा पद्धति जो है वो उज्बेकिस्तान के लोगों की एक वॉर स्ट्रेटेजी थी, जिसमें क्या किया जाता था, सबसे पहले आगे जो है बैलगाड़ी रखी जाती थी। बैलगाड़ियों को जो बेल्टों से बांध के रख लिया जाता था और इनके बीच में सिर्फ इतनी स्पेस छोड़ी जाती थी कि 2 घोड़े की जो सेना है वो इनके बीच से निकल पाए। उसके बाद इनके पीछे होती थी कैवलरी जो घुड़सवार सेना है वो होती थी, जो कि इसके बीच से आके सामने वाली फोर्सेस के ऊपर अटैक करती थी। और उसके पीछे हुआ करते थे तोप गोले जिससे ऊपर आप बारूद से गोले दाग सकते हैं। और इन गोलों के पीछे होती थी ट्रेंचेस, यानी खाई। इन खाइयों को आसानी से फांदा नहीं जा सकता था, घोड़े इसको फांद सकते थे लेकिन हाथी नहीं फांद सकते थे। और उसके पीछे हुआ करती थी फोर्सेज, मुगल फोर्सेज, जो कि 4 ग्रुप में बटी हुआ करती थी। एक तरफ 2 तो रिजर्व फोर्सेज हुआ करती थी 1000 की तुगलमा पद्धति से। एक आर्मी को लीड करता था मुगल, एक को लीड करता था हुमायूं और एक को यहाँ पे लीड कर रहा था महादजी खाजवा।
3,000 की सेना को ये कर रहा था, 10,000 की बाबर कर रहा था और 5,000 की सेना को हुमायूं लीड कर रहा था। तो अपनी आर्मी को इन्होंने 3-4 भागों में बांट लिया। उसके बाद ये जो स्ट्रेटजी है, जहां पे इस तुगलकमा पद्धति से क्या होता था कि यहां से अगर आप गोले दागोगे, और दूसरी तरफ महाराणा सांगा की सेना को भी आप थोड़ा सा देख लीजिए, महाराणा सांगा अपनी सेना के साथ है और आगे ही आगे इनके सामने कौन है, हाथी। अब इन हाथियों के ऊपर अगर आप गोले बरसाओगे तो ये हाथी जो है वो डर जाएंगे, और ये हाथी जो हैं वो सामने भागने की बजाय उल्टा भागेंगे, और ये जब उल्टा भागते हैं तो क्या करेंगे, अपनी ही सेना को कुचल देंगे, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा केओस हो जाएगा। और चाहे वो सेना कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसको अपनी ही सेना जब कुचलने लग जाती है तो दो तरफा अटैक अपने आप होने लग जाता है। और दूसरी तरफ इधर से आ रहे हैं तोप गोले जो कि आपको टारगेट कर सकते हैं एक लंबी रेंज तक, और दूसरी तरफ राजपूत आर्मी के पास इतने बेहतर हथियार नहीं थे, उनके पास तीर कमान थी, उनके पास भाले थे, उनके पास तलवारें थी, जो कि एक बहुत ही शॉर्ट रेंज में जाके आप उससे अटैक कर सकते हो। अगर इस आर्मी को आप अपने पास ही नहीं आने दोगे तो ये आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाएंगे, अटैक नहीं कर पाएंगे तो आप अपने पास, इसलिए अपने आप आपके पास एक एडवांटेज हो जाएगा। इसी की वजह से बाबर जो है वो भारत के कैंपेन्स में जीत पाया था, पानीपत की लड़ाई में भी इसी तुगलकमा स्ट्रेटजी की वजह से जीत पाया, और इस खानवा की लड़ाई में भी वो इसी स्ट्रेटजी की वजह से जीत पाया। तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट था जिस वजह से राणा सांगा की सेना इस लड़ाई में हार गई। तो ये मैंने आपको बताया कि जो एलिफेंट्स थे और जो ये एनिमल्स थे जिसको कैरी किया था राजपूत आर्मी ने, वो फ्राइटन कर गए, वो डर गए, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी ही आर्मी को कुचल दिया और पीछे की तरफ भागने लग गए। उसके बाद राणा सांगा भी एक बहुत बहादुर व्यक्ति थे, उनको पता था कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं, उनको टैक्टिक्स पता था कि इस आर्मी का अगर हमें सामना करना है तो कैसे करना पड़ेगा। तो क्लोज रेंज तक नहीं जा रहे थे, तो राणा सांगा ने यह सोचा कि एक काम किया जाए कि हम इसके जो किनारे हैं वहां से हम टारगेट करते हैं, कि सामने गोलों के सामने तो हम सीधा तो आगे मूव नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें अपनी आर्मी को दोनों तरफ से, इसके ईस्ट और वेस्ट से हमें अटैक करना चाहिए। अगर हम किनारों से अटैक करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इनको इजीली जाके टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो वेपन्स हैं वो शॉर्ट रेंज है। तो इन्होंने इसके लिए टारगेट करना शुरू किया, टारगेट किया तो उसके बाद जो नंबर में सेना बड़ी थी राजपूत सेना, वो मुगल आर्मी के ऊपर फिर से भारी पड़ने लग गई। अब बाबर के पास फिर ये चैलेंज आ गया कि वो मुगल आर्मी को कैसे जिताए और कैसे राणा सांगा की आर्मी का सामना करे। तो उसने एक टैक्टिक्स चुना, एक चिला, और उसने एक व्यक्ति जिसका नाम था राणा सिलहदी ऑफ रायसेन, जो कि पहले डील ब्रोकर बना हुआ था, उसको अपने खेमे में शामिल कर लिया, उसको लालच दिया और उसने राणा सांगा को धोखा दे दिया। इस व्यक्ति की वजह से राणा सांगा इस लड़ाई में कहीं ना कहीं हार गए, और ये जो राणा सिलहदी ऑफ रायसेन की जो सेना है ये बाबर के कैंपेन में जाके शामिल हो गई, और अब जो है दोनों तरफ सेनाएं जो है वो बराबर हो गई। काफ़ी बड़ी संख्या में थे राणा सिलहदी की सेना, तो उसकी वजह से राणा सांगा जो है वो भी कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो गए एक बार के लिए, और राणा सांगा को इस समय इसी क्रूशियल मोमेंट पे एक बुलेट लग जाती है और या फिर एक एरो लग जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होने के बाद उस समय पृथ्वीराज जो इनके मित्र होते हैं, पृथ्वीराज क्या नाम था इनका, कछवाहा, ये आमेर के होते हैं, अंबेर के, ये इनको उठा के ग्राउंड बैटलफील्ड से लेके जाते हैं, अनकॉन्शियस कंडीशन में ही, जो बेहोशी की हालत से इनको लेके जाते हैं। लेकिन राजपूत सेना जो है अपने सबसे बड़े लीडर के बिना आर्मी बैटलफील्ड में होती है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं, लीडरलेस आर्मी हो जाती है। लेकिन राजपूत इस समय हार नहीं मानते हैं, वो लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन इतनी बड़ी सेना, उसके बाद सामने तोप गोले और ये सारी चीज़ें जो हैं वो राजपूत आर्मी के एकदम खिलाफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी सेना जो है वो मारी जाती है, और राजपूत सेना की इस लड़ाई में हार होती है। अफगान अलाइज और राजपूत इस लड़ाई में हार जाते हैं, और फाइनली जीत किसकी होती है, मुगलों की। मुगलों की एक बहुत ही बड़ी मोन्यूमेंट विक्ट्री होती है ये नॉर्थ इंडिया में, जिसकी वजह से बाबर अपने साम्राज्य का विस्तार कर पाता है। और इस लड़ाई के पश्चात ऐसा माना जाता है कि बाबर ने विक्ट्री का सेलिब्रेट करने के लिए हिंदू जो वॉरियर्स थे उनके स्कल्स का एक टावर बनाया, उनके सर कटे हुए सरों का एक टावर बनाया अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए। और इस युद्ध में जब बाबर पिछड़ रहा था उस समय जिहाद का नारा भी बाबर ने दिया था कि जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं उनके खिलाफ एक होली वॉरफेयर छेड़ दो। और जिहाद में क्या होता है बेसिकली कि मुस्लिम्स अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए
किसी दूसरे धर्म के ऊपर इस तरह से अटैक करते हैं कि वो अपनी जान माल की परवाह नहीं करते, वो हर हाल में उस लड़ाई को जीतना चाहते हैं, चाहे उनकी खुद की जान क्यों ना चली जाए। और इस चीज़ का रिलीजियस मोटिव का इस्तेमाल, जो कि धर्म युद्ध में शुरुआत में स्टार्ट हुआ था, उसका बाबर ने मिसयूज किया, अपने साम्राज्य विस्तार के लिए इस्तेमाल किया। और उसके बाद जब इस युद्ध में उसकी जीत हुई तो उसके बाद उसने गाजी का टाइटल भी लिया, गाजी की उपाधि ली, यानी होली वॉरियर की टाइटल उपाधि ली। ये भी ध्यान रखिएगा कि बाबर ने गाजी की टाइटल कब लिया था, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो खानवा के युद्ध के बाद। और ये जो युद्ध हुआ, ये भारतीय इतिहास के लिए एक बहुत ही बड़ा मॉन्यूमेंट इवेंट था, एक वाटरशेड मोमेंट था इंडियन हिस्ट्री में और इंडियन पॉलिटिक्स में, क्योंकि दिल्ली सल्तनत पीरियड तो पहले ही समाप्त हो चुका था। पानीपत की लड़ाई के बाद मुगल भारत में आ चुके थे। अगर इस लड़ाई में मुगल हार जाते तो मुगलों ने जो आने वाले समय में 300 सालों तक रूल किया है वो खत्म हो जाता, वो आता ही नहीं और इसको काबुल वापस भागना पड़ता। और मेवाड़ जो है उस समय इतना ताकतवर साम्राज्य था भी कि वो जीत भी सकता था। ऐसा नहीं है कि एक तो आप पहले से जानते हो कि मेवाड़ की हार होनी तय थी, तब तो आप ये कह सकते हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट मोमेंट नहीं था। लेकिन राणा सांगा एक बहुत ही ताकतवर राजा थे और उन्होंने सभी राजपूतों को इकट्ठा किया था। और तराइन की लड़ाई के बाद कोई इतना ताकतवर राजा हुआ था पृथ्वीराज चौहान के बाद, जिसने कि सभी राजपूतों को इकट्ठा किया और किसी मुस्लिम इन्वेडर्स के खिलाफ कई सारे कैंपेन्स में जीत हासिल करी थी, चाहे वो लोधी हो, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो मालवा में हो। बहुत सारी लड़ाइयाँ उन्होंने जीती थी। तो वो इस लड़ाई में भी जीतने में सक्षम हो पाते अगर ये तोप गोले ना होते बाबर के पास, या फिर सिलहदी ने यहाँ पे धोखा ना दिया होता। तो इसीलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट था। राजपूत सुप्रीमेसी को इस युद्ध ने समाप्त कर दिया। उसके बाद भारत में मुगलों की सत्ता जो है उसको कोई चैलेंज करने वाला नहीं था नॉर्थ इंडिया में। और जो मुगल साम्राज्य यहाँ पे शुरू हुआ था इस छोटे वाले क्षेत्र में बाबर के समय, उसके बाद अकबर ने इसको इतना बड़ा साम्राज्य बना दिया और फिर औरंगजेब ने इसको, इस क्षेत्र को भी जीत लिया और दक्षिण भारत को भी काफ़ी हद तक अपने कंट्रोल में ले लिया। अगर नीचे का थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दिया जाए प्रायद्वीपीय भारत का, तो लगभग पूरे भारत के ऊपर मुगलों का शासन था 1707 तक। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो लेटर मुगल आए, जो कि वीक रूलर थे मुगलों के, उनके समय इस साम्राज्य का फिर से डिक्लाइन होना शुरू हो गया था और फिर धीरे धीरे करके ये साम्राज्य है वीक होता चला गया और अंग्रेजों के आते आते तो और भी वीक पड़ गया था और 1857 में साम्राज्य का अंत हुआ। हालांकि मुगलों की सत्ता को एक बार के लिए बीच में एक सेटबैक मिला था, जब सूर अंपायर के एक ग्रेट वॉरियर राजा शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 2 बार लड़ाइयों में हराया था। उसके बाद उसको भारत से भगा भी दिया था, लेकिन उसके बाद हुमायूं भारत में फिर से आया। उसके बाद फिर अपने साम्राज्य को फिर से हासिल किया। उसके बाद अकबर आया और अकबर के बाद से जो साम्राज्य विस्तार हुआ है उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। प्राचीन भारतीय इतिहास में जिस तरीके का साम्राज्य मौर्यों का था उस तरीके का साम्राज्य है यहाँ पे मुगलों ने भी इस्टेब्लिश किया। तो ये चीज़ हुई। राणा सांगा का क्या हुआ? राणा सांगा इस युद्ध में सरवाइव कर गए। वो इस युद्ध में आप जानते हैं कि बैटलफील्ड में एक बार के लिए बेहोश हो गए थे, लेकिन फिर वो बच गए थे, जिंदा बच गए थे। लेकिन उसके बाद राणा सांगा का ये मिशन था कि वो बाबर को हराएंगे। हमेशा वो चाहते थे कि बाबर को हराना चाहते थे और उनका एक हाथ कटा हुआ था, एक आंख वो खो चुके थे, एक पैर से वो लंगड़े हो चुके थे। इतनी सारी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो बाबर से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे, ठीक होने का और अपनी आर्मी को कंसोलिडेट करने की तैयारी में लगे हुए थे। लेकिन उसी समय राणा सांगा के ही कुछ नोबल्स ने उनको जहर दे दिया और 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हो गई। और राणा सांगा की मृत्यु के बाद कोई भी इतना ताकतवर और इतना एबल रूलर नहीं बचा था भारत में जो कि मुगलों की सत्ता को चैलेंज कर पाए। इवन शेरशाह सूरी ने किया हुमायूं के समय पे। बाबर की मृत्यु हो गई थी 1530 में, उसके बाद हुमायूं के ऊपर लड़ाइयाँ लड़ी थी। 1540 के आसपास हुमायूं को भारत से भगा दिया था 1539 में, लेकिन उसके बाद जो है मुगलों ने फिर से सत्ता को हासिल कर लिया। तो होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।